जी स्टूडेंट्स, कल हम लोग एब्जॉर्प्शन मार्जिनल कॉस्टिंग कर रहे थे और उसमें मैंने रेनर्स पीएलसी वाला क्वेश्चन आप लोगों को स्टार्ट करवाया था और उसका ईयर 2 और 3 मैंने आपको करने के लिए दिया था। आप लोग कर आए हैं? जी, कल वाले क्वेश्चन का, रेनर्स पीएलसी वाले क्वेश्चन का ईयर 2 और 3 आपने किया। ईयर 2 के ज़रा आंसर्स शेयर कीजिएगा, क्या आ रहे हैं आपके? ठीक है, मैं आपके साथ ये सॉल्यूशन शेयर करता हूँ। पहले तो वर्किंग है, वर्किंग देख लें, ठीक है आपकी? जी, वर्किंग ठीक है आपकी। तो ये देखिएगा, फर्स्ट इसका एब्जॉर्प्शन से। जी, सबका यही आंसर है एब्जॉर्प्शन से। जी, ये मार्जिनल भी देख लें, ईयर 2 का। जी, जाहिद साहब, किसका, एब्जॉर्प्शन वाला या मार्जिनल वाला? आपका क्या प्रॉफिट आ रहा है एब्जॉर्प्शन से? ये देखें, अब इसमें कहाँ गड़बड़ की आपने ईयर 2 में?
ओपनिंग में गड़बड़ की, ठीक है। अब आपका मतलब ईयर 2 में किसी का कोई इशू, कोई कंफ्यूजन एब्जॉर्प्शन मार्जिनल में, इसके ईयर 2 में कोई इशू, कोई कंफ्यूजन जाहिद साहब, किसी स्टूडेंट को कोई मसला? ये इसका ईयर 3 है जी। जी वर्किंग ठीक है सबकी? ये इसका ईयर 1, इसका ईयर 3 का एब्जॉर्प्शन देखिएगा। जी एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट यही है आप लोगों का सबका, जाहिद साहब? जी जाहिद साहब, ईयर 3 ओके, आपका एब्जॉर्प्शन से यही प्रॉफिट आ रहा है? जी मार्जिनल से भी यही आ रहा है।
जी जी बिल्कुल, एक्चुअल यूनिट सोल्ड का मतलब है सेल्स यूनिट्स। अच्छा जी लिसन, ये जो अब ये आपके सामने एक समरी सी आपको नजर आ रही होगी, ये स्टूडेंट्स जो हमारा आपके नोट्स में जो एग्जांपल नंबर 1 है, ये उसकी समरी है। मतलब कि उस जो एग्जांपल नंबर 1 जो हमने की थी आरएफ लिमिटेड वाली, उस क्वेश्चन की को जब हमने सॉल्व किया, उसका ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट, तो उससे उससे ये डाटा हमने एक्सट्रैक्ट किया। इसमें सबसे पहले अगर देखें तो ए पार्ट की अगर मैं बात करूं, ए पार्ट में हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट आ रहा है 2,82,000, मार्जिनल का आया था 2,70,000। ये वो है जो मैंने स्क्रीन पे सॉल्व किया था। उसमें हमारा एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल के प्रॉफिट में डिफरेंस 12,000 का है। एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल के प्रॉफिट में डिफरेंस कितने का है? 12,000 का। और ये 2,000 से ओवर एब्जॉर्प्शन हुई थी। इसमें क्या हुई थी? 2,000 से ओवर एब्जॉर्प्शन हुई थी। इसमें 2,000 की क्या हुई थी? ओवर एब्जॉर्प्शन। जी, इज डेट क्लियर और नॉट? यस और नो? इसी तरह बी पार्ट है। बी पार्ट आप लोगों ने सॉल्व किया था, कल हम इसको डिस्कस भी किया, हमने रिकंसाइल भी किए थे आंसर्स। एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट बन रहा था 3,28,000 और जबकि मार्जिन का प्रॉफिट आ रहा था 3,30,000। इसमें प्रॉफिट में डिफरेंस यहाँ पे 2,000 का था और इसमें हमारी 4,000 की अंडर एब्जॉर्प्शन हुई थी। और जो सी पार्ट है वो भी आप लोगों ने किया, उसमें दोनों का प्रॉफिट, एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल, दोनों का प्रॉफिट 3 लाख आ रहा था, यानी कि सेम आ रहा था। दोनों का प्रॉफिट क्या आ रहा था? 3 लाख सेम आ रहा था। और लेकिन इसमें प्रॉफिट डिफरेंस तो खत्म हो गया था, लेकिन हमारी 6,000 से अंडर एब्जॉर्प्शन हुई थी। ये स्टैट्स हैं। अब जो स्टूडेंट्स हम लोग जो चीज डिस्कस करने लगे हैं वो ये है कि हम कभी देख रहे हैं कि कभी एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज्यादा आ जाता है, कभी मार्जिन का ज्यादा आ जाता है, कभी उन दोनों का प्रॉफिट सेम भी आ जाता है। कभी प्रॉफिट सेम आ जाता है, कभी एब्जॉर्प्शन का ज्यादा आता है, कभी मार्जिन का ज्यादा आता है। तो हम जो चीज अब डिस्कस करने लगे हैं वो ये है कि ये जो प्रॉफिट में जो डिफरेंस हम लोग देख रहे हैं कि कभी एब्जॉर्प्शन का ज्यादा, कभी मार्जिन का ज्यादा और कभी डिफरेंस नहीं आता, इस डिफरेंस की मेन वजह क्या है? हमारे दिमाग में बहुत से डाउट्स क्रिएट होते हैं कि शायद ये वजह हो सकती होगी या ये वजह हो सकती होगी, मतलब डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हमारे जहन में बनती हैं कि शायद ये वजूहत है ये सब कुछ होने की। ठीक है, लेकिन अब उसमें से एक्चुअल में वो उसकी कॉज क्या है या उसके ऐसा होने की वजह क्या है, वो अब हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखिएगा, एक बात याद रखें, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे हमें अपने डाउट्स क्लियर करने हैं। नंबर 1, सबसे पहले प्रॉफिट डिफरेंसेस जो हैं, प्रॉफिट डिफरेंसेस जो हैं जो हम देख रहे हैं एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट्स में जो डिफरेंस आ रहा है, वो कहता है कि जी ये डिफरेंस टेम्पररी होता है, फ्यूचर में ये डिफरेंस सेटल डाउन हो जाता है, यानी कि फ्यूचर में ये डिफरेंस क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। यानी कि एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल के प्रॉफिट में जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता। ये डिफरेंस क्या होता है? टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता। ये डिफरेंस नियर फ्यूचर में क्या होता है? बैलेंस आउट हो जाता है। ये डिफरेंस नियर फ्यूचर में क्या हो जाता है? बैलेंस आउट हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर नजर भी आ रहा है, अगर हम ये अपनी प्रीवियस स्लाइड में देखें, ए पार्ट के अंदर प्रॉफिट में डिफरेंस था 12,000 का, बी पार्ट में वो डिफरेंस 2,000 का रह गया और सी पार्ट में डिफरेंस खत्म हो गया। यानी कि एब्जॉर्प्शन मार्जिनल का डिफरेंस क्या हुआ? सी पार्ट में खत्म हो गया।
यही बात वो पहले पार्ट में कह रहा है कि एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल के प्रॉफिट में जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता। यानी कि अगर कोई डिफरेंस आ भी रहा है तो वो इन द नियर फ्यूचर क्या हो जाएगा, बैलेंस आउट हो जाएगा। इन द नियर फ्यूचर क्या हो जाएगा, बैलेंस आउट हो जाएगा, हमेशा नहीं रहेगा। इस बात की जस्टिफिकेशन हमें इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन से पता चलती है कि ए पार्ट में डिफरेंस था, बी पार्ट में भी था, लेकिन सी पार्ट में डिफरेंस खत्म हो गया। अब एक और बात, सी पार्ट में जब ये डिफरेंस खत्म होगा तो डिफरेंस खत्म होने के बाद दोबारा फिर ये डिफरेंस आ सकता है। ये नहीं कि वंस डिफरेंस खत्म हो गया तो बस खत्म होगी बात, ऐसे नहीं है। अगर एक दफा डिफरेंस आया, वो डिफरेंस खत्म हो गया, लेकिन डिफरेंस खत्म होने के बाद दोबारा फिर ये आ जाएगा। यानी कि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, यानी कि ये चीज इसी तरीके से चलती जाएगी कि प्रॉफिट में जो डिफरेंसेस हैं एब्जॉर्प्शन मार्जिनल के, इनमें कभी डिफरेंस आएगा, फिर डिफरेंस खत्म हो जाएगा, फिर डिफरेंस आ जाएगा, फिर कुछ अर्सा कुछ टाइम पीरियड के लिए रहेगा, फिर खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा उसके बाद आ जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा। यानी कि ये एक सिलसिला चलता जाएगा। तो ये जो एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल के प्रॉफिट में जो डिफरेंसेस हैं ये टेम्पररी हैं, इन द लॉन्ग रन नहीं है। यानी कि फ्यूचर में वो स्मूथ आउट हो जाते हैं, यानी कि खत्म हो जाते हैं डिफरेंसेस। सेकंड पॉइंट इसके अंदर जो आता है वो ये है कि जी प्रॉफिट डिफरेंस जो होता है वो हमें लगता है शायद अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन करने की वजह से रेज होता है। तो स्टूडेंट्स, अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन की वजह से प्रॉफिट में डिफरेंस नहीं आता। मतलब हमें ये लगता है कि शायद जैसे अगर हम ये पीछे स्टैट्स देखें इसका फर्स्ट पार्ट, तो उसमें चूंकि हमारी ओवर एब्जॉर्प्शन हुई थी तो हमें लगता है कि शायद ओवर एब्जॉर्प्शन हो तो एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज्यादा होता है, और अगर अंडर एब्जॉर्प्शन हो तो मार्जिन का प्रॉफिट ज्यादा होता है। अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर इसको हर सिचुएशन में प्रूफ होना चाहिए। अगर हम सी पार्ट देखें तो स्टूडेंट सी पार्ट में तो हमारी उससे भी ज्यादा अमाउंट से अंडर एब्जॉर्प्शन हुई है। सी पार्ट में तो हमारी और भी ज्यादा अमाउंट से अंडर एब्जॉर्प्शन हो रही है, लेकिन उसमें प्रॉफिट में डिफरेंस नहीं आ रहा, उसमें प्रॉफिट डिफरेंस रेज नहीं हो रहा। स्टूडेंट्स, मेरी बात समझ आ रही है आपको, नहीं आ रही? अगर हम सी पार्ट देखें तो सी पार्ट में तो प्रॉफिट डिफरेंस रहा ही नहीं। इसी तरीके से अगर आप रेनल्ड्स पीएलसी वाला जो क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 जो थी, अगर आप उसको देखें, उसके सी पार्ट के अंदर यानी कि ईयर 3 के अंदर अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन 0 थी। जो उसका थर्ड पार्ट था, थर्ड पार्ट में अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन 0 है, लेकिन फिर भी डिफरेंस आ रहा है। एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट 3,60,000 बन रहा है, मार्जिनल का प्रॉफिट 3,75,000 है, तो प्रॉफिट डिफरेंस 15,000 का है। तो अगर अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन करने की वजह से डिफरेंस आता है तो फिर सी पार्ट में तो डिफरेंस होना ही नहीं चाहिए था, और उसका ईयर 3 में तो डिफरेंस होना ही नहीं चाहिए था। बात समझ रहे हैं? क्योंकि जो उसका सी ईयर 3 था, क्वेश्चन नंबर 2 का रेनल्ड्स पीएलसी का जो ईयर 3 था, उसमें हमारी अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन 0 थी, लेकिन फिर भी प्रॉफिट में तो डिफरेंस आया। अब अगर हम उसका ईयर 2 देखें, ईयर 2 में हमारी $60,000 की ओवर एब्जॉर्प्शन हुई है, लेकिन प्रॉफिट सेम था, 4,80,000 था दोनों का। एब्जॉर्प्शन का भी 4,80,000 था, मार्जिनल का भी 4,80,000 था। यानी कि प्रॉफिट में डिफरेंस, अब इससे साबित होता है कि प्रॉफिट में डिफरेंस की वजह अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन नहीं है। ये जो प्रॉफिट में डिफरेंस रेज हो रहा है, ये प्रॉफिट में डिफरेंस आने की वजह अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन नहीं है। क्योंकि अगर अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन की वजह से डिफरेंस आता है तो फिर यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर सी पार्ट में भी डिफरेंस आए, लेकिन यहाँ तो डिफरेंस नहीं है। इसी तरह ओवर एब्जॉर्प्शन से अगर एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज्यादा होता है तो फिर वो रेनल्ड्स पीएलसी के ईयर 2 में भी होता है, वहां तो प्रॉफिट सेम आया। तो इसका मतलब है कि अंडर, ये बात जस्टिफाइड है कि अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन में प्रॉफिट में डिफरेंस क्रिएट नहीं होता। इन दो बातों पे सब लोग एग्री हैं? आपने मुझे जी स्टूडेंट्स, बेटा ये सारी बातें जो है इनको तवज्जो से सुने, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स जो हैं, ये जो 5 पॉइंट्स आपको नेक्स्ट स्लाइड पे जो नजर आ रहे हैं, जिसमें से भी मैंने सिर्फ दूसरा पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया है। स्टूडेंट्स, हमने ये 5 के 5 पॉइंट्स कनेक्टेड हैं।
अगर इसमें से कोई एक भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं है तो मुझे अभी बताएं, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि मैं 5th पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं तो फिर कोई बच्चा ये कहे कि ये कैसे हो गया। ये सारी बातें एक सिमेट्री में है, इसलिए हर बंदे की कंसंट्रेशन मुझे यहाँ पे चाहिए और मुझे हर बंदे से का यस और नो में रिप्लाई भी चाहिए। सिर्फ स्क्रीन घूरने से नहीं चीजें आएंगी। अगर यस और नो भी साथ साथ रिप्लाई करें, जब मैं पूछ रहा हूँ कि हाँ ये क्लियर है, तो मेरी हौसला अफजाई के लिए या मुझे एटलीस्ट तसल्ली के लिए यस या नो लिखते जाएं साथ साथ। तो हमने दो बातें क्लियर कर ली कि प्रॉफिट में जो डिफरेंस आ रहा है वो टेम्पररी आ रहा है, परमानेंट नहीं आ रहा। यानी कि एब्जॉर्प्शन, पहला पॉइंट क्या था कि एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल के प्रॉफिट में जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं रहता। ये हमने देख भी लिया इसको। दो क्वेश्चन हमने किए जिसमें मल्टीपल पीरियड्स के हमने प्रॉफिट्स निकाले एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल से, तो उसमें हमने इस चीज को जस्टिफाई किया कि हाँ एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल के प्रॉफिट में जो डिफरेंसेस आते हैं वो डिफरेंसेस टेम्पररी होते हैं, परमानेंट नहीं होते। अब सेकंड पॉइंट मैंने ये डिस्कस किया कि जी अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन की वजह से प्रॉफिट में डिफरेंस डेज नहीं होता। अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन की वजह से प्रॉफिट में डिफरेंस नहीं आता। ठीक है, ये नंबर वन। यहाँ पे अब अंडर ओवर के हवाले से दो बातें, एक तो ये कि अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन की वजह से प्रॉफिट में डिफरेंस नहीं आता, पहली बात तो ये। दूसरा, हम अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन से ये भी डिटरमिन नहीं कर सकते कि किसका प्रॉफिट ज्यादा होगा और किसका प्रॉफिट कम होगा, यानी कि प्रॉफिट किसका ज्यादा या किसका कम आना है, ये भी चीज हम इससे डिटरमिन नहीं कर सकते। जी गॉट इट। यानी कि इससे ये चीज डिटरमिन नहीं की जा सकती कि प्रॉफिट किसका ज्यादा और किसका कम होगा, ये चीज हम इससे डिटरमिन नहीं कर सकते। दो बातें हमने इसमें कर ली। अब तीसरा पॉइंट ये कहता है स्टूडेंट्स कि स्टॉक की वैल्यू हमेशा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ज्यादा होगी। स्टॉक की वैल्यू हमेशा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ज्यादा आती है। स्टॉक की वैल्यू हमेशा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ज्यादा होती है। वजह उसकी ये है कि एब्जॉर्प्शन की कॉस्ट पर यूनिट ज्यादा होती है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन वाले अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट में फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स को भी चार्ज कर रहे होते हैं, इसलिए स्टॉक की वैल्यू हमेशा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ज्यादा आती है। जैसे हमने ये दो तीन क्वेश्चंस किए, अगर आपको मैं किसी एक भी क्वेश्चन की वर्किंग देख लें, जैसे कि ये आपको स्क्रीन पर वर्किंग नजर आ रही है, इसमें जो कॉस्ट पर यूनिट जब आपने कैलकुलेट की है तो कॉस्ट पर यूनिट एब्जॉर्प्शन की ज्यादा है, मार्जिनल की कम है। स्टॉक, बात समझ रहे हैं? स्टॉक की वैल्यू प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट किसकी ज्यादा है? एब्जॉर्प्शन की ज्यादा है, मार्जिनल की कम है। क्यों, किस वजह से कम है? ड्यू टू फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, क्योंकि एब्जॉर्प्शन वाला अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट में फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स को चार्ज करता है जबकि मार्जिनल वाला चार्ज नहीं करता, इसलिए एब्जॉर्प्शन की प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट ज्यादा आती है। अब स्टॉक को वैल्यू किया ही प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर जाता है, स्टॉक को वैल्यू करते ही प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर है। तो इस वजह से जब स्टॉक को वैल्यू ही हमने प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर करना है, इस वजह से क्या होता है कि स्टॉक की वैल्यू हमेशा एब्जॉर्प्शन में ज्यादा आएगी, क्योंकि एब्जॉर्प्शन की प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट हमेशा फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड की वजह से ज्यादा आएगी। तो इसलिए स्टॉक की वैल्यू हमेशा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ज्यादा होती है, चाहे ओपनिंग स्टॉक का ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू से कंपैरिजन कर ले, चाहे क्लोजिंग का क्लोजिंग की वैल्यू से कंपैरिजन कर ले। अब जैसे यहाँ पर अगर हम स्टैट्स देखें तो ये देखो, ए पार्ट में ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू जीरो, मार्जिनल में भी ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू जीरो। उसकी वजह ये कि ओपनिंग के यूनिट्स ही जीरो थे, ए पार्ट में ओपनिंग के 0 यूनिट्स थे, जबकि क्लोजिंग के कितने थे? क्लोजिंग के हमारे पास 6000 यूनिट्स थे। तो देख लो, यूनिट्स तो एब्जॉर्प्शन में भी वही चार्ज किए, मार्जिनल में भी वही किए, तो एब्जॉर्प्शन क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू एब्जॉर्प्शन में ज्यादा है, मार्जिनल में कम है। ठीक है, स्टॉक की वैल्यू एब्जॉर्प्शन में ज्यादा है, मार्जिनल में कम है। इसी तरीके से बी पार्ट की बात की जाए तो बी पार्ट में हमारा ओपनिंग स्टॉक 6000 यूनिट्स था,
और क्लोजिंग स्टॉक हमारा 5000 यूनिट्स था। क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना था? 5000 यूनिट्स। इसमें भी देख लो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू मार्जिनल कॉस्ट। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी एब्जॉर्प्शन में ज्यादा है, मार्जिनल में कम। इसी तरीके से पार्ट सी में ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स थे हमारे पास 5000 यूनिट्स, क्लोजिंग के यूनिट्स भी हमारे पास 5000 यूनिट्स। तो तब भी देख लें ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा है, एब्जॉर्प्शन में मार्जिनल में कम है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू एब्जॉर्प्शन में ज्यादा है, मार्जिनल में कम है। तो ये बात ज़हन में रखें कि स्टॉक की वैल्यू हमेशा एब्जॉर्प्शन में ज्यादा आएगी, मार्जिनल में हमेशा कम आएगी। कोई भी सवाल उठा के कर ले यूं ही होगा। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन की प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट हमेशा ज्यादा होती है। एब्जॉर्प्शन की प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट हमेशा ज्यादा होती है, इसलिए स्टॉक की वैल्यू हमेशा किस में ज्यादा आएगी? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ज्यादा आएगी। स्टॉक की वैल्यू हमेशा किस में ज्यादा आएगी? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ज्यादा आएगी, ड्यू टू हाई प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। एग्री जी? जी इस पे सब लोगों का इत्तेफाक है। तो तीन बातें हमने डिस्कस कर ली। स्टॉक की वैल्यू हमेशा किस में ज्यादा होगी? एब्जॉर्प्शन में। किस वजह से? क्योंकि एब्जॉर्प्शन की प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट ज्यादा होती है। फोर्थ हमारा है मैजिक पॉइंट। वो कहता है जी नेट स्टॉक वैल्यू। पहले अब हम इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि नेट स्टॉक वैल्यू कहते हैं किसको है। स्टूडेंट्स नेट स्टॉक वैल्यू का मतलब होता है ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू का जो डिफरेंस है उसको हम नेट स्टॉक वैल्यू कहते हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू का जो डिफरेंस है उसको नेट स्टॉक वैल्यू कहा जाता है। जैसे देखो एब्जॉर्प्शन में ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू 0 है, जबकि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 1,44,000 है। इसका मतलब ये हुआ कि एब्जॉर्प्शन में हमारी नेट स्टॉक वैल्यू बन रही है 1,44,000। इसी तरह मार्जिनल में हमारी नेट स्टॉक वैल्यू बन रही है 1,32,000। स्टूडेंट्स इज डेट क्लियर और नॉट? नेट स्टॉक वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? इसी तरह पार्ट बी में ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू 1,44,000 है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 1,20,000 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी नेट स्टॉक वैल्यू बन रही है 24,000, जबकि मार्जिनल में हमारी नेट स्टॉक वैल्यू बन रही है 22,000। यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का जो डिफरेंस होता है उसको नेट स्टॉक वैल्यू कहते हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू का जो डिफरेंस है उसको नेट स्टॉक वैल्यू कहा जाता है। एक हमारी नेट स्टॉक वैल्यू निकली है एब्जॉर्प्शन में और एक नेट स्टॉक वैल्यू हमारी निकली है मार्जिनल कॉस्टिंग में। तो ये हमने दो नेट स्टॉक वैल्यूज इसमें निकाली हैं, एब्जॉर्प्शन में भी और मार्जिनल में। यहाँ था किसी को कोई इशू? अब जो बात मैं करने लगा हूं बेटा वो ये है, इसका जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि हमारी नेट स्टॉक वैल्यूज का जो डिफरेंस है, हमारी नेट स्टॉक वैल्यूज का जो डिफरेंस आ रहा है, हमारी नेट स्टॉक वैल्यूज का डिफरेंस हमेशा हमारे प्रॉफिट डिफरेंस के बराबर होता है। हमारी नेट स्टॉक वैल्यूज का डिफरेंस हमेशा हमारे प्रॉफिट डिफरेंस के इक्विवेलेंट होगा। हमारी नेट स्टॉक वैल्यूज का डिफरेंस हमेशा हमारे प्रॉफिट डिफरेंस के इक्वल होगा। आप करके देख लें। आपके पार्ट ए में एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट कितना था? एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल के प्रॉफिट का डिफरेंस कितना था? 12,000। तो देख लें आपकी नेट स्टॉक वैल्यू का डिफरेंस भी 12,000 ही है। आपकी नेट स्टॉक वैल्यू का डिफरेंस भी क्या है? 12,000 है। इसी तरीके से पार्ट बी में हमारी नेट स्टॉक वैल्यू का जो डिफरेंस है एग्जैक्टली वही डिफरेंस हमारे प्रॉफिट का भी है। एग्जैक्टली यही डिफरेंस हमारे
प्रॉफिट का भी है पार्ट बी में। इसी तरीके से अगर हम पार्ट सी की बात करें, पार्ट सी में भी इसी तरीके से जो हमारे नेट स्टॉक वैल्यूज का जो डिफरेंस आ रहा है, एग्जैक्टली वही डिफरेंस हमारे प्रॉफिट्स में भी आ रहा है। तो हमारी नेट स्टॉक वैल्यूज का डिफरेंस हमारे प्रॉफिट डिफरेंस के इक्विवेलेंट है। जी, इस बात पे सब मुत्तफिक हो गए, यानी कि हमारी नेट स्टॉक वैल्यू का डिफरेंस हमेशा हमारे प्रॉफिट डिफरेंस के बराबर होता है। हमारी नेट स्टॉक वैल्यूज का डिफरेंस हमेशा हमारे प्रॉफिट डिफरेंस के इक्विवेलेंट होता है। इसमें किसी को कोई इशू, कोई कंफ्यूजन? अब इसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट है, जिसमें इसकी जस्टिफिकेशन भी मिल जाएगी कि ऐसा क्यों है। स्टूडेंट्स, असल में होता यह है कि हमारे प्रॉफिट में जो डिफरेंस रेज होता है, हमारे प्रॉफिट्स में जो डिफरेंस आता है, वो डिफरेंस आने की मेन वजह क्या है? उन प्रॉफिट्स में डिफरेंस आने जी, प्रॉफिट्स में डिफरेंस आने की जो मेन वजह है, वो है जो हम लोग ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करते हुए, जो हम ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड का जो ट्रीटमेंट करते हैं, बेसिकली वो प्रॉफिट में डिफरेंस क्रिएट करता है, वो प्रॉफिट में डिफरेंस की वजह बनता है। यानी कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करते हुए जो हम अपनी फिक्स कॉस्ट चार्ज कर रहे होते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में, वो हमारे प्रॉफिट में डिफरेंस की वजह बनता है। देखिए, अब ये थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट आपस में बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। बात को गौर से सुनिएगा। थर्ड पॉइंट में हमने कहा था कि एब्जॉर्प्शन की स्टॉक की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी, चाहे ओपनिंग हो या क्लोजिंग हो, स्टॉक की वैल्यू हमेशा एब्जॉर्प्शन में ज्यादा आएगी। ठीक है। फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है कि हमारी नेट स्टॉक वैल्यू का डिफरेंस हमारे प्रॉफिट डिफरेंस के बराबर होता है। फिफ्थ पॉइंट ये कह रहा है कि हमारे प्रॉफिट में जो डिफरेंस आ रहा है, वो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में जो हम फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड चार्ज करते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करते हुए, मार्जिनल में तो करते ही नहीं है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करते हुए जो हम ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड चार्ज करते हैं, वो हमारे प्रॉफिट में डिफरेंस की वजह बनता है। इस चीज को मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ। देखिए, ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस कितना है? ओपनिंग क्लोजिंग के यूनिट्स का डिफरेंस कितना है? 6000 का। अब यानी कि ओपनिंग क्लोजिंग के यूनिट्स का डिफरेंस 6000, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं OAR2 से, हमारा इसमें इस क्वेश्चन में जो OAR था वो था ₹2, हमारा OAR कितना था? 2। तो हमारी ओवरहेड कॉस्ट बन जाएगी कितनी? मतलब यानी कि हमारी नेट स्टॉक वैल्यू एब्जॉर्प्शन में ज्यादा है कितने से? 12,000 रुपीज। और एग्जैक्टली देखें, हमारी एब्जॉर्प्शन में हमारी नेट स्टॉक वैल्यू मार्जिनल से 12,000 ज्यादा है, और वो 12,000 किसकी वजह से ज्यादा है? हमारे OAR की वजह से। और OAR किसकी बेस पे निकलता है? बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स की बेस पे निकलता है। तो ये देख ले, जो हमारी नेट स्टॉक वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है वो फिक्स कॉस्ट की वजह से आ रहा है, एग्जैक्टली वही डिफरेंस हमारे प्रॉफिट में भी आ रहा है, वही डिफरेंस हमारे प्रॉफिट की वजह। इसी तरीके से पार्ट बी देखें, पार्ट बी में ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू 6000 है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 5000 है, तो यूनिट्स का डिफरेंस कितना आया? 1000 यूनिट्स। अब 1000 यूनिट्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें ₹2 से, जो कि हमारा OAR है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी ₹2000। एग्जैक्टली यही हमारे प्रॉफिट में डिफरेंस भी है। इसी तरीके से पार्ट सी, 0 यूनिट्स हैं, इंटू ₹2।
तो ये इसमें देखें यहाँ पे फिक्स कॉस्ट इफेक्ट कैंसिल आउट हो गया ओपनिंग क्लोजिंग की वजह से, और हमारे प्रॉफिट में डिफरेंस भी नहीं रहा, यानी कि हमारे प्रॉफिट का डिफरेंस भी क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये चीज यहाँ पर जस्टिफाई हो जाती है, ये बात इस बात का प्रूफ है, यानी कि ये चीज इस बात का प्रूफ है, इस बात का एविडेंस है कि जो हमारी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूज में, जो हमारे ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूज में डिफरेंस आ रहा है वो हमारे प्रॉफिट डिफरेंस के बराबर है। और वो डिफरेंस की वजह क्या है, जो हम ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक में फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स का जो ट्रीटमेंट करते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करते हुए, वो हमारे प्रॉफिट में डिफरेंस की मेन वजह बनता है। ये बात सबको क्लियर है, हाँ या ना? क्योंकि अब इसके बाद जो अगली डिस्कशन है वो इसी की बेस पे चलेगी। जी हसन बोलिएगा। जी हसन, अब मैं भी 2 मिनट में यही बात डिस्कस करने लगा हूँ, सिर्फ 2 मिनट वेट कीजिएगा। जी यहाँ तक सबको क्लियर है ये? जी जाहिद साहब, अमजद साहब, फवाद, सब लोग, सभी स्टूडेंट्स। आप हैं जी केसेस। केसेस में सबसे पहला जो केस आता है, फर्स्ट केस, फर्स्ट केस में वो कह रहा है कि अगर ओपनिंग स्टॉक आपका कम है और क्लोजिंग स्टॉक आपका ज्यादा है, यानी कि ओपनिंग कम है और क्लोजिंग ज्यादा है, तो अगर ओपनिंग कम हो और क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो तो स्टूडेंट्स ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट जो है वो हाई होगा। एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट किस में आई होगा? जी प्रॉफिट किस में आई होगा? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। यानी कि जब भी हमारा क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगा तो हमारे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा आएगा। जब भी हमारा क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगा तो क्लोजिंग स्टॉक के ज्यादा होने से हमारा एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट हमेशा ज्यादा आएगा। देन सेकंड सिनेरियो, इसकी इस बात को प्रूव कर सकते हैं हम इसके इसी क्वेश्चन में एग्जांपल नंबर 1 से। एग्जांपल 1 में हमारा ओपनिंग स्टॉक कम था, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक कम था, क्लोजिंग ज्यादा था, क्योंकि क्लोजिंग 6000 था और ओपनिंग हमारे पास क्या था, 0। तो इसका मतलब क्लोजिंग कम है, ओपनिंग ज्यादा है, तो प्रॉफिट किसका ज्यादा होगा? एब्जॉर्प्शन का। आप देख लें, एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज्यादा आया हुआ। इसी तरीके से सेकंड केस, अगर हमारा ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है और हमारा क्लोजिंग स्टॉक कम है, तो फिर इस सिनेरियो में हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग का जो प्रॉफिट है वो हाई होगा। हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा आएगा। हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट क्या आएगा? ज्यादा आएगा। जी इसमें कोई इशू, कोई कंफ्यूजन किसी को, कोई डाउट? इसके बाद थर्ड केस, अगर हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, तो फिर सेम प्रॉफिट आएगा एब्जॉर्प्शन में और मार्जिनल में। आप बेशक करके देख लें, किसी भी क्वेश्चन में, आपने इतने क्वेश्चंस किए हैं, आप कोई भी क्वेश्चन करके देख लें, सेम प्रॉफिट आएगा, सेम प्रॉफिट अंडर बोथ, यानी कि दोनों में इक्वल प्रॉफिट आएगा। दोनों में क्या आएगा? इक्वल प्रॉफिट, दोनों में सेम प्रॉफिट आएगा। जी किसी को इसमें इशू? अब ओपनिंग क्लोजिंग इक्वल होने का मतलब है कि अगर आपकी
प्रोडक्शन और सेल भी इक्वल हो तो तब भी आपका सेम प्रॉफिट होगा। देखो ओपनिंग क्लोजिंग सेम होगा ही तब जब प्रोडक्शन और सेल्स यूनिट्स बराबर होंगे। देखें अगर ये कहा जाए कि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक इक्वल है तो ये लाजिम है कि प्रोडक्शन और सेल्स यूनिट्स भी इक्वल है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि ओपनिंग क्लोजिंग इक्वल हो और प्रोडक्शन सेल सेम ना हो। प्रोडक्शन और सेल होगी सेम जब भी आपका ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक इक्वल आएगा। प्रोडक्शन और सेल्स यूनिट्स हमेशा इक्वल आएंगे, सेम आएंगे। प्रोडक्शन और सेल्स यूनिट्स आपके क्या आएंगे? सेम आएंगे, इक्वल आएंगे। जी ये चीज क्लियर है सबको या नहीं? यस और नो? अगर प्रोडक्शन और सेल्स को इक्वल कर दें तो इसका मतलब है ओपनिंग क्लोजिंग सेम है, इक्वल है। अच्छा अब ये एक इक्वेशन है जो मैंने नीचे लिखी है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स का डिफरेंस ले लूं, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स का डिफरेंस, तो मेरे पास नेट स्टॉक यूनिट्स निकलेंगे। क्या निकलेंगे? नेट स्टॉक यूनिट्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे मेरे पास? नेट स्टॉक यूनिट्स। अब मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो मेरे नेट स्टॉक यूनिट्स हैं, अगर नेट स्टॉक यूनिट्स को OAR से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो मेरे प्रॉफिट डिफरेंस के बराबर होता है। अगर मैं नेट स्टॉक यूनिट्स को OAR से मल्टीप्लाई कर दूं मेरे प्रॉफिट डिफरेंस के इक्विवेलेंट आएगा। ये इस बात का प्रूफ मैंने यहाँ पर भी आपको करके दिखाया है। ये देखिए ये वाली कैलकुलेशन जो ग्रे से कलर से हुई है। ओपनिंग स्टॉक के यूनिट 0 थे, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट 6000 थे। मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग के यूनिट्स का डिफरेंस लिया तो मेरे पास यूनिट्स का निकले 6000 यूनिट्स। 6000 यूनिट्स को मैंने OAR से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू क्या निकली? 12000। अब देखो मेरे प्रॉफिट का डिफरेंस भी 12000 ही है। इसी तरीके से बी पार्ट देखो, ओपनिंग और क्लोजिंग के यूनिट्स का डिफरेंस लिया मैंने, 1000 आया, उसको OAR से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास जो वैल्यू निकली है ये मेरा प्रॉफिट डिफरेंस है। जी इस बात पे सब लोग एग्री करते हैं? यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग के यूनिट्स का अगर डिफरेंस ले लिया जाए और उस डिफरेंस को OAR से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास प्रॉफिट डिफरेंस निकल आता है। प्रॉफिट डिफरेंस यानी कि एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल के प्रॉफिट का डिफरेंस भी वही बनेगा जो नेट स्टॉक यूनिट्स को OAR से मल्टीप्लाई करके निकलेगा। इसकी बेस पर हमारी एक इक्वेशन जनरेट होती है। OAR कैलकुलेट करने का एक और फॉर्मूला यहाँ पे हमारे पास निकल आया। OAR इस तरह भी कैलकुलेट हो सकता है कि हम अपना प्रॉफिट डिफरेंस जो है, हम अपने प्रॉफिट डिफरेंस को डिवाइड कर दें नेट स्टॉक यूनिट्स से। नेट स्टॉक यूनिट्स का मतलब है स्टॉक यूनिट्स के डिफरेंस से। तो इससे भी हमारे पास जो है OAR निकल आएगा। इससे भी हमारे पास क्या हो जाएगा? OAR कैलकुलेट हो सकता है। OAR निकालने का एक फॉर्मूला ये और हमें मिल गया। एक तो वो है बजटेड ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल, लेकिन एक फॉर्मूला इसको OAR को कैलकुलेट करने का ये भी है। जी यहाँ तक किसी को कोई इशू, कोई कंफ्यूजन? क्योंकि स्टूडेंट्स जो इसके बाद नेक्स्ट चीज मैं करने लगा हूँ वो इसी पर डिपेंड करेगी। जाहिर साहब, फवाद साहब, अब्बास साहब, हमजद साहब, सभी लोग। जैसे मैंने ये कहा कि देखो ओपनिंग और क्लोजिंग के यूनिट्स का अगर मैं डिफरेंस लूं और उस डिफरेंस को अगर मैं OAR से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि ओपनिंग क्लोजिंग के यूनिट्स का डिफरेंस लेकर अगर मैं उसको OAR से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो वैल्यू मेरे पास निकलेगी वो एग्जैक्टली वही होगी जो मेरे प्रॉफिट के डिफरेंस की होगी। ये देखेंगे मैंने पीछे आपको स्लाइड्स पे ये वर्किंग शो भी की थी। ये वाली वर्किंग देखिएगा।
मैंने ओपनिंग क्लोजिंग के यूनिट्स का डिफरेंस लिया, डिफरेंस लेकर मेरे पास ओपनिंग क्लोजिंग के यूनिट्स का डिफरेंस कितना निकला, 6000 यूनिट्स। अब 6000 यूनिट्स को जब मैं OAR 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास नेट स्टॉक वैल्यूज का डिफरेंस निकल आता है, और ये जो नेट स्टॉक वैल्यूज का डिफरेंस है ये एग्जैक्टली मेरे प्रॉफिट डिफरेंस के बराबर है। इसी तरह पार्ट बी में भी मैंने यही किया। पार्ट बी में भी मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स को डिफरेंस लिया, डिफरेंस कितना निकला, 1000। अब 1000 को मैंने OAR से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो ये वैल्यू निकली है, ये वैल्यू 2000, ये एग्जैक्टली मेरे प्रॉफिट डिफरेंस के इक्विवेलेंट है। इसी तरीके से सी पार्ट, मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यूज का यूनिट्स का डिफरेंस लिया और उस डिफरेंस को मैंने OAR से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास जो वैल्यू आई वो एग्जैक्टली मेरे प्रॉफिट डिफरेंस के बराबर है। जी एग्री इस बात से कर रहे हैं? तो मैंने अब ये देखे ना, नेट स्टॉक यूनिट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं OAR से, तो अगर ये नेट स्टॉक यूनिट्स इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उधर जाके प्रॉफिट से क्या हो जाएंगे, जाहिर साहब डिवाइड हो जाएंगे। अगर नेट स्टॉक यूनिट्स इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उधर जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड। इस तरह से हमारे पास OAR कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला ये भी आ जाता है, यानी कि OAR कैलकुलेट करना हो तो वो इस फॉर्मूले से भी निकल आता है कि आप दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस लेकर यूनिट्स के, ओपनिंग क्लोजिंग के यूनिट्स के डिफरेंस से या प्रोडक्शन सेल्स के यूनिट्स के डिफरेंस से उसको डिवाइड कर दें। डन हो गया जी। अच्छा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग आप सब लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, इस पेज का, इस स्लाइड का। ठीक है, अब आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ये इस स्लाइड का भी एक स्क्रीनशॉट ले। चलें अब इसकी छोटी छोटी इलस्ट्रेशंस करते हैं। लेकिन ये जरा क्वेश्चन नंबर 1 जरा गौर से सुनिएगा, तवज्जो से। बड़ी आसान सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 में जी वो कहते हैं, फर्स्ट एग्जांपल में वो कहते हैं कि प्रॉफिट यूजिंग एब्जॉर्प्शन, यानी कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का जो प्रॉफिट है
वो आपका आ रहा है 10,000 रुपीज का। 10,000 रुपीज का एब्जॉर्प्शन में प्रॉफिट हो रहा है। ये इस तरह से सवाल आएंगे, आपको एमसीक्यूज आएंगे, मतलब ये स्टेटमेंट फॉर्म में लिखे हुए होंगे। ठीक है, ये स्टेटमेंट फॉर्म में उसने आपको लिखकर बताए हुए होंगे। एक सेकेंड स्टूडेंट्स। अच्छा, अब ये देखिए, प्रॉफिट यूजिंग एब्जॉर्प्शन 10,000 रुपीज है। ओपनिंग स्टॉक उसने बताया 500 यूनिट्स है, क्लोजिंग स्टॉक उसने बताया 700 यूनिट्स है। और वो ये कह रहा है ओपनिंग स्टॉक 500 यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक 700 यूनिट्स, और वो कह रहा है OAR जो है वो 10 रुपीज पर यूनिट है। OAR कितना है? 10 रुपीज पर यूनिट। अब मुझे सबसे पहला काम जो हमने करना है वो ये कि हमने ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में देखना है कि सिचुएशन क्या है। क्लोजिंग स्टॉक स्टूडेंट्स ज्यादा है, ओपनिंग स्टॉक कम है। अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो तो प्रॉफिट किसका ज्यादा होना चाहिए? अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो तो प्रॉफिट किसका ज्यादा होता है? जी, अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो तो बच्चे एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज्यादा होता है। इसका मतलब है कि मार्जिन का प्रॉफिट कम होना चाहिए 10,000 से। क्योंकि हमारा क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो इसका मतलब है कि एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज्यादा होगा, मार्जिन का प्रॉफिट कम होगा। सो बस इससे अब सबसे पहला काम हमने क्या किया, जैसी क्वेश्चन आया तो हमने ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को चेक किया। अगर क्लोजिंग ज्यादा है तो क्लोजिंग ज्यादा होने का मतलब एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए, मार्जिनल का प्रॉफिट कम होना चाहिए। तो हमने इस चीज को इस तरीके से देख लिया। अब अगर मुझे एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल के प्रॉफिट का डिफरेंस पता चल जाए तो फिर मैं मार्जिनल का प्रॉफिट बड़े आराम से निकाल सकता हूँ। अगर मुझे एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल के प्रॉफिट में डिफरेंस कितना है अगर वो पता चल जाए तो मैं इसका प्रॉफिट मार्जिनल कॉस्टिंग का बड़े आराम से निकाल सकता हूँ। क्या करूंगा, ओपनिंग और क्लोजिंग के यूनिट्स का डिफरेंस लूंगा, वो डिफरेंस बनता है 200 यूनिट्स। ओपनिंग क्लोजिंग के यूनिट्स का डिफरेंस कितना है? 200 यूनिट्स। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा OAR 10 पर यूनिट से। OAR 10 पर यूनिट, तो ये हमारे कितने बन जाएंगे ओवरहेड्स? मतलब ये डिफरेंस कितना बन जाएगा हमारा? 2,000 का। अब ये जो 2,000 हमने निकाला है बेसिकली दैट इज योर प्रॉफिट डिफरेंस, यानी कि ये एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल के प्रॉफिट का क्या है? डिफरेंस है। अब चूंकि हमारा क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए और मार्जिनल का प्रॉफिट कम होना चाहिए। अब सिचुएशन ये है कि हमारे पास एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट तो है, हमें मार्जिनल का फाइंड करना है। तो मार्जिनल का प्रॉफिट फिर कितना होना चाहिए? 10,000 प्लस 2,000 या 10,000 माइनस 2,000? हाँ जी, 12,000 होगा मार्जिनल का प्रॉफिट या 8,000?
जी जाहिद साहब, फवाद जी, शाबाश बच्चे। ये हमारा प्रॉफिट मार्जिनल का होना चाहिए, होगा मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट क्या होगा, 8,000 रुपीज। मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट क्या होगा, 8,000 रुपीज। अच्छा, अब अगर फर्ज करो कि ये जो 10,000 प्रॉफिट है ये एब्जॉर्प्शन का नहीं है, ये मार्जिनल का है, और हमने एब्जॉर्प्शन का फाइंड करना है। बाकी सूरत हाल क्वेश्चन की यही है, लेकिन हमें एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो फिर आंसर 12,000 होना था। शाबाश हसान। फिर आंसर, शाबाश जाहिद साहब, फिर आंसर 12,000 होता। लेकिन अब चूंकि हमारे पास प्रॉफिट एब्जॉर्प्शन का है और क्लोजिंग ज्यादा है, तो प्रॉफिट हमारा मार्जिनल का क्या निकलेगा, 8,000। जी समझ आ गई सबको? चलें, अगर समझ आ गई है तो ये एग्जांपल नंबर 2 जरा करें। नीचे जो एग्जांपल दी हुई है ग्रीन कलर की, इसको सॉल्व करके देखें। एग्जांपल नंबर 2 सॉल्व करें जी सभी लोग। जी एक्सीलेंट स्टूडेंट्स। जी ये बता रहे हैं आंसर, तो चूंकि हमारा इसमें क्लोजिंग ज्यादा है तो एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज्यादा आएगा, मार्जिन का प्रॉफिट कम होगा। सबसे पहले उसी तरीके से हम ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस लेंगे जो कि बनता है 300 यूनिट्स। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे OAR विच इज 9, तो हमारे पास वैल्यू निकल आई ₹2700। इसका मतलब ये है कि ये जो 2700 हमने निकाला है, दैट इज और प्रॉफिट डिफरेंस। ये हमारा क्या है, प्रॉफिट डिफरेंस है। ये हमारा क्या है, प्रॉफिट डिफरेंस। अब चूंकि मार्जिनल का प्रॉफिट कम होना चाहिए, तो इस डिफरेंस को हम एब्जॉर्प्शन का फाइंड करना है। एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए, हमारे पास मार्जिनल का है, तो हम ये डिफरेंस मार्जिनल के प्रॉफिट में ऐड करेंगे, तो हमारे पास एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट बन जाएगा 22,700। जी क्लियर है सबको? चलिए, अब आप ये अगली एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3 है, इसको जरा सॉल्व कीजिएगा।
ये भी क्वेश्चंस में ना थोड़े थोड़े मिर्च मसाले भी ऐड होंगे, मुश्किल नहीं है, कॉमन सेंस थोड़ी सी चाहिए होगी। जी, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 33,200। इस क्वेश्चन में करना ये था, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है हमजा, अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट मार्जिनल कॉस्टिंग का ज्यादा होगा और एब्जॉर्प्शन का कम होगा। तो इस क्वेश्चन में करना ये कि पहले हम निकालेंगे OAR। इस क्वेश्चन में OAR नहीं गिवन, लेकिन OAR का कैलकुलेट हो सकता है। हमें उसने ओवरहेड्स बता दिए 80,000 रुपीज के हमारे ओवरहेड्स हुए, डिवाइड करेंगे इसको प्रोडक्शन यूनिट से विच इज 10,000 यूनिट्स, तो हमारा OAR बन गया 8 पर यूनिट। अब बाकी चीजें वैसी हैं, ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस लिया 400 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय रुपीज 8 पर यूनिट, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 3200। अब ये जो 3200 है बेसिकली दिस इज प्रॉफिट डिफरेंस। अब चूंकि हमारे पास प्रॉफिट एब्जॉर्प्शन का है और हमने मार्जिनल का फाइंड करना और मार्जिनल का प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए क्योंकि ओपनिंग ज्यादा है, तो इसलिए प्रॉफिट मार्जिनल कॉस्टिंग का होगा 33,200। जी हमजा गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 4 कीजिएगा।
शाबाश हसन, शाबाश साजिदा। जी साजिदा, उसमें फिर ये होगा कि हम लोग ये करेंगे कि अगर उसने ओपनिंग क्लोजिंग की वैल्यूज दी हुई हैं, आप कह रहे हो एब्जॉर्प्शन में भी और मार्जिनल में भी, तो उसका तरीकाकार ये होगा कि आप उसमें पहले नेट स्टॉक वैल्यू निकालेंगे, यानी कि एब्जॉर्प्शन में जो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू का डिफरेंस आ रहा है वो निकालेंगे, और फिर इसी तरीके से जो मार्जिनल कॉस्टिंग में ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू का डिफरेंस आ रहा है वो निकालेंगे, यानी कि दोनों की नेट स्टॉक वैल्यूज आप निकालेंगे। फिर उन दोनों नेट स्टॉक वैल्यूज का जो डिफरेंस होगा वो आपका प्रॉफिट डिफरेंस होगा। जी साजिदा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 जो था, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें उसने प्रोडक्शन और सेल्स यूनिट्स बता दिए, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने ओपनिंग क्लोजिंग नहीं बताया। जी साजिदा, मैं एक सेकेंड जरा वेट कर लें। प्रोडक्शन उसने बताई है 15,000, सेल्स बताई है 12,000। अब देखें, आपकी प्रोडक्शन ज्यादा हुई है जबकि सेल आपकी कम हुई है। आपने 15,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे अब्बास, और 15,000 में से 12,000 आपने सेल कर दिए। इसका मतलब है कि 3,000 नेट क्लोजिंग है। शाबाश जाय साहब, 3,000 का क्या है? नेट क्लोजिंग स्टॉक।
3000 का क्या है? नेट क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है। अगर प्रोडक्शन ज्यादा है तो इसका मतलब है कि क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि अगर प्रोडक्शन यूनिट ज्यादा है तो जो प्रोडक्शन के बाद सेल करने के बाद जो बच गया वो क्लोजिंग बन जाएगा। ठीक है, ओपनिंग इसमें नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब है कि क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है। तो क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो फिर एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए और मार्जिनल का प्रॉफिट कम होना चाहिए। तो ये हमारे पास 3 गिवन है। अब यहाँ पे हम पहले निकालेंगे OAR। OAR निकालेंगे, OAR निकलेगा हमारे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है 1,05,000 डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन यूनिट्स है 15,000। OAR आपके पास आ जाता है 7 पर यूनिट। OAR आपके पास कितना आ रहा है? 7 पर यूनिट। अब ये जो नेट क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे OAR 7 पर यूनिट से, तो हमारे पास एक वैल्यू निकल आएगी 21,000। अब ये जो 21,000 निकला है, बेसिकली दिस इज योर प्रॉफिट डिफरेंस, दैट इज योर प्रॉफिट डिफरेंस। दैट इज योर प्रॉफिट डिफरेंस। अब चूंकि एब्जॉर्प्शन मार्जिनल का प्रॉफिट 40,000 है और क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए। तो हम ये 21,000 40,000 में ऐड करके एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट बताएंगे 61,000 रुपीज। ये बात गॉट इट और नॉट? जी साजिदा लिसन, आप ये कह रही हैं, पहले मैंने जो आपके क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया वो ये है, पहले आप मेरी बात सुनिएगा। आप ये कह रहे हो कि एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट आपको गिवन है, ऐसा ही है? ठीक हो गया। अब आप ये कह रहे हो कि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूज आपको एब्जॉर्प्शन की भी गिवन है और मार्जिनल की भी गिवन है, ऐसे ही कह रहे हो आप? वैल्यूज गिवन है या यूनिट्स ओपनिंग क्लोजिंग के? यानी कि आप ये कहना चाह रहे हो कि हमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूज गिवन है, एब्जॉर्प्शन भी मार्जिनल की भी। एग्री। लिसन, हम साजिदा यहीं पर इसको एज्यूम कर लेते हैं, फर्ज करें ये ऊपर वाली एग्जांपल, हमारे पास एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट है 30,000। हमारे पास एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट कितना है? 30,000। जी, इज डेट क्लियर और नॉट? यस और नो? ठीक हो गया। अब बातें हैं पीछे जो अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कशन कर रहे थे। शायद ये देखिएगा, ये एग्जैक्टली वही सिचुएशन बन जाती है जो आप अभी डिस्कस कर रही थी। ये ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू एब्जॉर्प्शन की है, ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू एब्जॉर्प्शन की है। ये ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू एब्जॉर्प्शन की है, मार्जिनल की है, और ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मार्जिनल की है। हम क्या करेंगे, हम इन दोनों की नेट स्टॉक वैल्यूज निकालेंगे, यानी कि एब्जॉर्प्शन की ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू का डिफरेंस लेंगे, वो आ गया हमारे पास कितना? 24,000। इसी तरह मार्जिनल में भी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू का डिफरेंस लेंगे, वो आ गया 22,000। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बन रहा है 2000। बेसिकली ये 2000 आपका प्रॉफिट डिफरेंस होगा। ये 2000 आपका क्या होगा? प्रॉफिट डिफरेंस। ये 2000 आपका क्या बन जाएगा? प्रॉफिट डिफरेंस। जी साजिदा, इज इट नॉट?
ओके हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इस 2000 को ऐड करेंगे या लेस करेंगे, तो उसका एनालिसिस हम ओपनिंग और क्लोजिंग की वैल्यूज को देख के कर सकते हैं। देखें, जिस कॉस्ट पर यूनिट से आपने ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स को मल्टीप्लाई किया होगा, उसी कॉस्ट पर यूनिट से क्लोजिंग की यूनिट्स को भी तो आपने मल्टीप्लाई किया होगा ना। कहने का मतलब ये है कि यूनिट्स का फर्क है ना, रेट तो कॉस्ट पर यूनिट तो वही है। अब जैसे ये जो सिचुएशन अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, इसमें ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा है, क्लोजिंग की कम है। अब एब्जॉर्प्शन में ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब ये है कि ओपनिंग स्टॉक के यूनिट ज्यादा थे। अब अगर ओपनिंग ज्यादा होगा तो किसका प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन का या मार्जिनल का? मार्जिनल का। तो हम क्या करेंगे, हम इस 2000 को अगर हमारे पास एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट गिवन है, तो एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट में ये 2000 ऐड करके मार्जिनल का प्रॉफिट 32,000 बता देंगे, अगर ये 30,000 का प्रॉफिट गिवन है तो। और अगर हमारे पास मार्जिनल का प्रॉफिट गिवन है और हमने एब्जॉर्प्शन का बताना है, तो फिर हम 30,000 में से 2000 लेस करके एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट 28,000 बता देंगे। जी साजिदा, इज डेट क्लियर? लें जी, क्वेश्चन नंबर 5 करें।
जी, आप में से काफी लोग इसको आंसर कर रहे हैं 58,000, जो कि मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक है। देखें, इसमें आपकी जो सेल है, सेल आपकी ज्यादा हुई है, यानी कि आपने प्रोड्यूस किया था 12,000, जिसमें से 14,000 आपने बेचा। अब आपकी सेल प्रोडक्शन से ज्यादा है। सेल आपकी प्रोडक्शन से ज्यादा एक ही सूरत में हो सकती है कि कुछ यूनिट्स आपके पास एक्स्ट्रा पड़े हुए थे, मतलब प्रोडक्शन के अलावा भी कुछ यूनिट्स पड़े हुए थे, तभी सिर्फ तब ही ये पॉसिबल है कि आप अपनी प्रोडक्शन से ज्यादा क्वांटिटी सेल कर सकें। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर अगर हमारी प्रोडक्शन कम है, सेल ज्यादा है, सेल ज्यादा होने का मतलब ये है कि ओपनिंग स्टॉक इज ज्यादा। अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होगा तो मार्जिनल का प्रॉफिट ज्यादा और एब्जॉर्प्शन का कम होगा। तो पहले तो एक वही बात OAR निकालेंगे। OAR निकलेगा, हमारे पास रुपीज हैं 72,000 की ओवरहेड्स हैं, और प्रोडक्शन हमने की है 12,000 यूनिट्स की। तो स्टूडेंट्स हमारा OAR बन जाएगा 6 पर यूनिट। 6 पर यूनिट हमारा OAR बन गया। अच्छा, अब चूंकि हमारे प्रोडक्शन और सेल का जो डिफरेंस निकलेगा, वो डिफरेंस निकल रहा है 2,000 यूनिट्स। स्टूडेंट्स, ये जो 2,000 यूनिट्स निकल रहा है, ये आपका नेट ओपनिंग, ये आपका नेट ओपनिंग स्टॉक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम ₹6 से, जो कि हमारा OAR है, तो हमारी वैल्यू निकल आएगी 12,000। अब 12,000 जो है, डेट इज योर प्रॉफिट डिफरेंस। 12,000 इज प्रॉफिट डिफरेंस। तो हमारा इसका आंसर बनेगा 58,000। एक्सीलेंट जॉब, शाबाश स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको देखिएगा जरा, इसमें OAR निकालना है। जी शाबाश, बिल्कुल ठीक है। ये देखें, एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल के प्रॉफिट का डिफरेंस बन रहा है 10,000। शाबाश जाहिद साहब। और यूनिट्स का डिफरेंस बन रहा है 2,000 यूनिट्स। ये वही फॉर्मूला जो भी मैंने आपको पीछे अभी नया बताया OAR का। प्रॉफिट डिफरेंस को हम डिवाइड करेंगे यूनिट्स के डिफरेंस, तो हमारा OAR निकल आएगा 5 पर यूनिट। हमारा OAR निकल आएगा 5 पर यूनिट। आप लोगों को समझ आ गई, यानी कि गुड, ये इसका आंसर। अच्छा, अब स्टूडेंट्स, ये है मार्जिनल कॉस्टिंग से प्रॉफिट निकालने का एक और तरीका, यानी कि इसको आप शॉर्टकट वे कह सकते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग से प्रॉफिट निकालने का एक शॉर्टकट वे। शॉर्टकट वे क्या है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस लेंगे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से आप अपनी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स
और फिक्स नॉन प्रोडक्शन, सॉरी वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन। वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन का मतलब है आपकी वेरिएबल सेलिंग, वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, ठीक है, ये सारी नॉन प्रोडक्शन है। इन सब को हम अपनी सेलिंग प्राइस में से निकाल लेंगे तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जब आपने निकाल लिया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के बाद अब आप निकाल लेंगे टोटल कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन यानी एक यूनिट पे हमें इतना कंट्रीब्यूशन। अब अगर हमने टोटल कंट्रीब्यूशन निकालना है तो क्या करेंगे? एक्चुअल यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को किससे मल्टीप्लाई किया गया है? एक्चुअल सेल्स यूनिट से। कैसे मल्टीप्लाई किया गया है? एक्चुअल सेल्स यूनिट से। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास टोटल कंट्रीब्यूशन निकल आएगा। अब ये जो टोटल कंट्रीब्यूशन निकला है ये वही कंट्रीब्यूशन है जो हम मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट लेस करने से पहले निकालते हैं, यानी कि ये वाला, ये जो फिक्स कॉस्ट लेस करने से पहले जो कंट्रीब्यूशन आता है ये एग्जैक्ट वो वैल्यू निकल आई। यानी कि विद इन हम वन स्टेप, विद इन सेकेंड्स हम लोगों ने डायरेक्ट कहां पर चले गए? अपना फाइनल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लिया। गॉट इट जी? अब ये जब आपके पास कंट्रीब्यूशन निकल आया, अब आपने इस कंट्रीब्यूशन में से क्या करना है? अपनी फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट माइनस करनी है। लेकिन फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट कौन से वाली? एक्चुअल। अगर एक्चुअल नहीं है, अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में एक्चुअल गिवन नहीं है तो फिर बजटेड वाली भी आप माइनस कर सकते हैं। मतलब प्रायोरिटी इज कि आप एक्चुअल वाली करें। अगर इन केस के एक्चुअल वाली गिवन नहीं है या वो कैलकुलेट नहीं हो सकती तो फिर मजबूरन बजटेड वाली यूज कर लें। अदरवाइज प्रायोरिटी इज एक्चुअल। एक्चुअल हमारी प्रायोरिटी पर है कि हमने एक्चुअल वाली जो है वो माइनस करनी है। इसी तरह फिक्स नॉन मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें भी फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स कौन से वाले? एक्चुअल। और फिक्स नॉन प्रोडक्शन कौन से वाले? एक्चुअल। ठीक है, अगर एक्चुअल नहीं है तो देन मजबूरी में आप बजटेड माइनस करेंगे। ये बात क्लियर है सबको? अब ये माइनस करने के बाद यहाँ पे आपके पास आपका एक्चुअल प्रॉफिट निकल आएगा। और अब जब आप इस शॉर्टकट वे से मार्जिनल का प्रॉफिट निकालने में सक्सेसफुल हो गए हैं, ठीक है, तो आप बड़े आसानी से रिकंसिलेशन मेथड ये जो अभी हम कर रहे थे कि एक का प्रॉफिट गिवन है और दूसरे का हमने निकालना है, तो जब मार्जिनल का प्रॉफिट आपको पता चल गया तो आप वही ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस लेकर और उससे एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट बड़े आराम से निकाल सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, गॉट इट और नॉट? यस और नो? अच्छा, अब ये कुछ चीजें हैं जो कि इसकी फेवर में आती हैं। ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं रिगार्डिंग एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। इसमें सबसे पहले आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, यानी कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे कौन सी बातें जो है वो सही है, मतलब हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हवाले से जो कि वैलिड है। जैसे वो कहते हैं कि जी फिक्स कॉस्ट जो है वो प्रोडक्ट बनाने में हमारी लगती है, सो अगर हम अपनी फिक्स कॉस्ट को अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट में शामिल कर लेंगे तो इससे हमारी टोटल कॉस्ट में जो है वो हमें टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट का पता चल जाएगा कि एक यूनिट को बनाने पे हमारी टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है। सेकेंडली, जो क्लोजिंग स्टॉक की जो आप वैल्यूएशन कर रहे हैं वो एज पर IS2 होगी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी कि फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होगी। तो ये भी प्लस पॉइंट है इसका। फिर वो कहते हैं कि जब आप फिक्स कॉस्ट को क्लोजिंग स्टॉक में शामिल कर देते हैं तो उसका एक बेनिफिट ये भी होता है कि आपकी फिक्स कॉस्ट सिर्फ उतनी उस पीरियड में चार्ज होती है जितनी आपने यूटिलाइज की है, जितने यूनिट्स आपने सेल किए हैं। यानी कि जो यूनिट्स आपने सेल नहीं किए उनकी फिक्स कॉस्ट भी उस पीरियड में चार्ज नहीं होती। तो ये इसकी फेवर में जाती हैं बातें। अब कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं इन फेवर ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग की फेवर में जो आर्ग्यूमेंट्स आते
सकते हैं उनमें सबसे पहला ये, इसमें हमें मार्जिनल कॉस्टिंग में OAR निकालने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमें OAR की जरूरत नहीं पड़ती, हम तो अपनी फिक्स कॉस्ट एक्चुअल फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन में से माइनस कर देते हैं। ठीक हो गया। इसी तरीके से हम हमारी जितनी भी फिक्स कॉस्ट है उसको हम राइट ऑफ कर देते हैं अपने कंट्रीब्यूशन में से। तो ये हमारे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है। फिर ये हमारी डिसीजन मेकिंग के लिए ये हेल्पफुल है, क्योंकि हमारी फिक्स कॉस्ट हमारे डिसीजन से रेलेवेंट नहीं होती है, रेलेवेंट होती है, इसलिए हम उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। और जब हम फिक्स कॉस्ट को अपने उसमें इन्वेंट्री वैल्यूएशन में शामिल नहीं करते, तो इससे हमारा जो प्रॉफिट है वो डिस्टॉर्ट नहीं होता। जैसे हम उसमें एब्जॉर्प्शन में कह रहे थे कि क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा, प्रोडक्शन ज्यादा कर लो तो एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो वो चीज मार्जिनल में नहीं हो सकती, एब्जॉर्प्शन में हो जाती है पर मार्जिनल में नहीं होती। अच्छा स्टूडेंट्स, ये अब हमारी कुछ एंट्रीज हैं, ठीक है, ये एंट्रीज मैं आप लोगों को कल करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इन एंट्रीज पे हमें को 15-20 मिनट लग जाएंगे, सो मिनिमम भी 15-20 मिनट। तो हम लोग, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, सिर्फ इसमें एंट्रीज वाला पार्ट रह गया। कल की क्लास में इंशाल्लाह हम लोग इसकी एंट्रीज करेंगे सबसे पहले, 5-10 मतलब 10-15 मिनट्स में इंशाल्लाह हो जाएंगी, और उसके बाद फिर हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, जॉब एंड बैच कॉस्टिंग। तो कल यहीं से हमारी डिस्कशन जो है वो स्टार्ट होगी, ठीक है। तो बाकी इसकी जो एक्सरसाइज है वो फिर आप लोग मंडे को कर आएंगे, ऑब्वियसली कल नहीं। अच्छा हाँ, वेरी इंपॉर्टेंटली, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, मैंने कल आप लोगों का जो टेस्ट था फर्स्ट 3 चैप्टर्स का, जिसमें कॉस्ट क्लासिफिकेशन का चैप्टर है, मटेरियल का चैप्टर है, लेबर का चैप्टर है, ये मैंने टेस्ट आपका रख दिया है। तो ये टेस्ट आपका फ्राइडे को होगा, ये टेस्ट आपका कब होगा? फ्राइडे को होगा, ठीक है। वो भट्ट साहब आपको एक मैसेज कर देंगे कि फ्राइडे को कितने बजे है, किस टाइम पे है। तो वो टेस्ट आपका फ्राइडे को होगा। तो इसमें मेक श्योर करें कि हर बंदा जो है इस टेस्ट के अंदर अपनी पार्टिसिपेशन को इंश्योर करे कि ये टेस्ट लाजमी दे। फवाद साहब, वो भट्ट साहब से मैं बात कर लूंगा कि किसी की भी, आपकी क्लास कितने बजे होती है फ्राइडे को, किस टाइम हो रही होती है आपकी क्लास? 4 to 6। ओके, मैं भट्ट साहब से कहूंगा कि कोई ऐसा टाइम डिसाइड लें जिसमें किसी का क्लैश ना आए। सैटरडे को आप लोग फ्री हैं? अच्छा, फ्राइडे मॉर्निंग में तो आप फ्री हैं, 4 बजे से पहले तो फ्री होंगे ना फ्राइडे को? 4 बजे से पहले तो किसी की क्लास नहीं है फ्राइडे वाले दिन? नहीं नहीं, ऑफिस है। अमजद साहब को इतना हैवी टेस्ट नहीं है, वो आप बैठे बैठे अपने मोबाइल पे भी उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं यार। चलें, मैं व्हाट्सएप से कहूंगा कि फ्राइडे को 4 बजे से पहले कोई इस तरह की सिचुएशन रख लें कि 4 बजे से पहले हो जाए, ठीक है जी। तो फिर हम लोग इंशाल्लाह इसको कल जो है मैं आपको फाइनल एसएमएस व्हाट्सएप से कह के करवा देता हूँ। जाहिर साहब, छोटा सा क्विज है, बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब वो मेरे ख्याल में आप लोग मोबाइल से भी अटेम्प्ट कर लेंगे उसको। चलें ठीक है जी। बस ये आपको अभी आपको इन्फॉर्म करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि आप लोग उन चैप्टर्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें। अदरवाइज बाट साहब तो थे कि कल मैंने कहा नहीं, आप उनको कम से कम 1-2 दिन का मार्जिन दें ताकि वो प्रिपरेशन करें और फिर उसमें प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ जो है वो अपेयर हों, अदरवाइज टेस्ट का फायदा कोई नहीं है। ओके जी, सी यू इंशाल्लाह टुमारो। अल्लाह हाफिज।